अब हम लोग चैप्टर फर्स्ट 11th सेकंड पार्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हमें सबसे पहले फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है और उसको मेजर करनी होती है। यानी फर्स्ट पॉइंट होगा फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सेकंड रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल। हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिकॉर्डिंग को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम लोग जर्नल बोलते हैं। जर्नल को हम 8 पार्ट में 8 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट कैश बुक, सेकंड परचेज बुक, थर्ड सेल्स बुक, फोर्थ परचेज रिटर्न बुक, फिफ्थ सेल्स रिटर्न बुक, सिक्स्थ बिल पेएबल बुक, सेवेंथ बिल रिसीवेबल बुक एंड एट्थ एंड लास्ट जर्नल प्रॉपर्टी। देन आफ्टर उसके बाद हम लोग क्लासिफाइंग बोलते हैं, जिसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लेजर बोलेंगे। फिर समराइजिंग को हम 3 पार्ट में, समराइजिंग में हमें 3 काम करना होता है। ट्रायल बैलेंस बनानी होती है जो आपके अकाउंटिंग के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव करता है। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करने को बताता है। और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी होती है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। देन आफ्टर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस एंड देन कम्युनिकेट टू द यूजर्स। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अब हम ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग के बेसिकली 3 ब्रांच हैं। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एसर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। ये टोटल एक सिस्टमेटिक रूप से कॉस्ट को एसर्टेनमेंट बताता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फंड, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब हम लोग आगे बात करेंगे बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग अगला हमारा बुक कीपिंग। Actually, bookkeeping is the art of recording business transaction in systematic manner. ये सबसे छोटा और सटीक डिफिनीशन है बुककीपिंग। बुककीपिंग एक ऐसा सिस्टमेटिक मैनर है जो कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। बेसिकली बुककीपिंग में हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक के काम को हम बुककीपिंग में लेते हैं। अकाउंटेंसी सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। हम अकाउंटिंग करने का जो सिस्टमेटिक नॉलेज है उसको हम लोग अकाउंटेंसी बोलते हैं। अब हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्कोप। बुक कीपिंग आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। यहाँ तक की जो प्रोसेस है इसको हम लोग बुक कीपिंग का पार्ट में लेते हैं। जबकि अकाउंटिंग में समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, ये पार्ट आपका
अकाउंटिंग के पार्ट्स हैं। स्टेज बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, जबकि अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। यानी जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होती है। ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट सिस्टमेटिक अकाउंट रिकॉर्ड्स करना है, जबकि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड कम्युनिकेशंस टू द यूजर्स। यहाँ तक का काम अकाउंटिंग क्या होता है। बुक कीपिंग का जॉब रूटीन होता है, जबकि अकाउंटिंग डायनामिक जॉब होता है, एनालिटिकल जॉब होता है। बुक कीपिंग जनरली जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं। स्किल की जहाँ तक बात होती है तो बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, जबकि अकाउंटिंग के लिए हमें स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है। अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बातें करते हैं, अब हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बातें करेंगे। सबसे पहला है रिलायबिलिटी। देखो अकाउंटेंट आपका होता है, बिजनेस आपका होता है, आपका अकाउंटेंट अकाउंटिंग लिखता है। यूजर्स यानी कि मार्केट्स में जो यूजर्स हैं जिनको वो इंफॉर्मेशन यूज करना है, वो आपके अकाउंटिंग पे या आपके अकाउंटेंट के द्वारा लिखे गए अकाउंटिंग पे क्यों भरोसा करेगा? क्या क्वालिटी उसमें होगी कि वो आप पर भरोसा करेगा? पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कब बनेगी? जब वो वेरिफिएबल हो, यानी कि आपने जो भी चीज़ लिखा है उसके पीछे कोई सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि कोई वाउचर्स कोई डॉक्यूमेंट लगा हुआ हो, वो फ्री फ्रॉम बायस हो। बायस का मतलब होता है पक्षपात, यानी वो किसी का पक्ष नहीं लेगा। कब लेगा? जब वो वेरिफिएबल होगा, जब उसके पीछे सपोर्टिंग वाउचर होगा और उसमें कोई मटेरियल एरर नहीं हो, तब ये वो जाके रिलायबिलिटी की कंडीशंस को पूरा करता है। दूसरा होता है रिलेवेंस। इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंस। रिलेवेंस होना जरूरी है। जो इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो डिसीजंस मेकिंग के लिए रिलेवेंस हो, जरूरी हो और जितनी चाहिए उतना हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी, देखो कोई भी इंफॉर्मेशन तभी अंडरस्टैंडेबल यूजेज होता है जब उसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, यानी कि आप जो कहना चाहते हैं वो बातें उनको समझ में आए जो उसको यूज करेगा। यानी आपके द्वारा बनाई गई अकाउंटिंग स्टेटमेंट में आप जो कहना चाहते हैं, आप जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो अगर उसी तरह वैसे ही सामने वाला समझ जाए तो उसको हम अंडरस्टैंडेबिलिटी बोलते हैं। और अगला है कंपेरेबिलिटी, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया जा सके। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के यूजर्स का। कौन कौन ऐसे यूजर्स हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं? हमारे पास दो तरह के यूजर हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मैंने आपको पहले बताया यूजर्स दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स में ओनर और मैनेजमेंट। बेसिकली हम आपको ये बताते हैं इंटरनल यूजर होता कौन है? जो अकाउंट्स के बुक को एसेस कर सके, देख सके, उसको अच्छी तरह से रीड कर सके, ऐसे जो यूजर्स हैं वो इंटरनल यूजर्स हैं। वो होता है ओनर और मैनेजमेंट। इनकी अपनी अपनी चिंताएं। ओनर्स देखता है कि मेरा जो कैपिटल है वो कितना सेफ है, रिटर्न सही आ रहा है या नहीं आएगा, इस तरह की बातें ओनर्स को देखना होता है। मैनेजमेंट को प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग, तीन तरह की चीजें डिसीजन लेने में हेल्प करता है मैनेजमेंट को। यानी एक इंटरनल यूजर्स में दो पार्ट हो गया, ओनर और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूजर्स के पार्ट्स हो गए वर्कर, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी, पब्लिक एंड रिसर्चर। वर्कर वो भी अपना हित देखेगा
कि ये जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से हमारी जो चीज़ें यानी कि ESI कटनी होती है, बोनस होती है, ये सब सही हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब हम लोन लेने जाते हैं या कोई बैंक हमें लोन दिया होता है तो उस कंडीशंस में बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट को मैन्युअली मॉनिटर करता रहता है, क्योंकि उसके ने जो लेंड किया है मनी वो सेफ है या नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर वो लोग हैं जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर वो लोग हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी टू इन्वेस्ट हैं, हाथ में पैसे लेकर इन्वेस्ट करने के लिए। अब वो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे कि हम अभी इन्वेस्ट इसमें करें तो हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, वो भी बड़ी मैन्युअली आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट को मॉनिटर करते हैं। अगला होता है क्रेडिटर वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है, वो इंस्टीट्यूशन होता है जो आपको उधार में घूस देता है। आपको उधार कोई क्यों देता है? क्योंकि वो जानता है कि इसके पास पेइंग कैपेसिटी है। अगर आपके पास पेइंग कैपेसिटी ना हो तो आपको कोई उधार ना दे, यानी कि आपको उधार तब देता है जब पेइंग कैपेसिटी हो। इसका मतलब क्रेडिटर भी आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट को बड़ी मैन्युअली मॉनिटर कर रहा होगा। गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी, गवर्नमेंट को भी आपके फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहती है। उसको आपसे टैक्स लेनी है, GST लेनी है, आपने सही टाइम पे GST का पेमेंट किया, आपने सही इनकम टैक्स भरा या नहीं भरा, इसके लिए उसे भी आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट को मॉनिटर करना पड़ता है। पब्लिक भी आजकल बहुत जागरूक हो चुकी है, उसको भी फिनेंशियल स्टेटमेंट देखने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कोई सामान खरीदना हो तो आप एक अच्छे कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं। अच्छे कंपनी का मतलब क्या होता है? जिसकी फिनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे कंपनी जो आपको आफ्टर सेल सर्विस दे सके। इसलिए पब्लिक भी बार बार आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखती रहती है। अगला होता है रिसर्चर एक ऐसा कौम है जो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट को बिल्कुल सही तरह से देखेगा और वही मार्केट में अपवर्ड मार्केट है या डाउनवर्ड मार्केट जा रहा है इसकी डिसीजन लेता है। अब हम आगे बात करेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। दो तरह, मैंने बोला कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दो तरह का होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हमारी वो सिस्टम है जो बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड, जो ट्रांजैक्शंस के दोनों ही एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, उसको हम डबल एंट्री सिस्टम्स बोलते हैं। यानी कि इसके अगर फीचर की बात करें तो सबसे पहला रिकॉर्ड कंप्लीटली रिकॉर्ड ईच ट्रांजैक्शन, यानी किसी भी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीटली दोनों ही एस्पेक्ट्स में रिकॉर्ड करता है। ये दो फोल्ड, बोथ फोल्ड, यानी कि रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट्स। अगला वन एस्पेक्ट डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। हमेशा इसमें टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। अगर आप स्टेजेस की बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस जनरल बोला जाता है, पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस को लेजर बोला जाता है, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस होती है जो समराइजिंग का पार्ट होता है और बाद में हम इसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज। अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो ये कंपेयर करते हैं सिंगल एंट्री से, तब आपको इसके एडवांटेज अच्छी तरह पता चलेगा। तो ये साइंटिफिक सिस्टम है, यानी कंपेयर टू सिंगल एंट्री इट इज मोर साइंटिफिक। अगला, इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बिल्कुल प्रूफ होता है, यानी कि अगर अर्थमेटिकली आपने कोई गलती करी तो आपको दिख जाएगा। इसमें हम आराम से प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, हम अच्छी तरह से फिनेंशियल पोजीशन को असरटेन कर सकते हैं, हम पर्पस ऑफ कंट्रोल के लिए इसको यूज करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और अगर कोई फ्रॉड होता है या मिसरिप्रेजेंटेशन होता है तो हम उसको आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की।
बाबू सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये कहने की बात है। कभी कभी वो दोनों एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करता है, कभी एक एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड एंड रिटेन करता है और कभी कभी दोनों नहीं करता। जनरली वो पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन करता है। आपका फर्स्ट चैप्टर का सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और सेकंड चैप्टर के लिए आप लोग सेकंड चैप्टर की वीडियो आगे देखें।